वेलकम स्टूडेंट्स इन योर हिंदी क्लास। आज हम आपका पाठ 15 नीलकंठ जिसका नाम है, जो महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है, यह क्या है, एक रेखा चित्र। तो आज हम इसकी आगे की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे भाषा की बात से। इससे पहले का आप कर चुके हैं, चैप्टर भी पढ़ चुके हैं और निबंध से आगे भी कर चुके हैं। अनुमान और कल्पना में भी 2 क्वेश्चंस हैं, इनको भी समझ लेते हैं और उसके बाद भाषा की बात को समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले निबंध, ये अनुमान और कल्पना का देखते हैं। इसमें क्या लिखा है कि निबंध में आपने ये पंक्तियाँ पढ़ी हैं कि मैं अपने शॉल में लपेटकर उसे संगम ले गई। महादेवी वर्मा जी जब उनका मोर नीलकंठ मर जाता है तो वह उसको शॉल में लपेटकर कहाँ लेकर जाती है, संगम। जब गंगा के बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया तो उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का जो चौड़ा पार्ट था वो एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। ये लाइनें हैं आपकी बुक की। तो इन पंक्तियों में एक भाव चित्र है, यानी कि कोई आपके सामने कोई भाव चित्रित हो रहा है। इसके आधार पर कल्पना कीजिए और लिखिए कि मोर पंख की चंद्रिका और गंगा की लहरों में क्या समानताएं लेखिका ने देखी होंगी। यानी कि मोर के पंख की जो चंद्रिका थी और गंगा की जो लहरें थीं, उन दोनों में ऐसी उन्होंने क्या समानताएं देखी कि उन्हें गंगा की पूरी लहरें कैसी दिखाई दी, एक बड़े मोर के समान, जिसके कारण गंगा का चौड़ा पाट कैसा हुआ, विशाल मयूर के पंख के समान तरंगित हो उठा। तो इसका देखते हैं क्या आंसर होगा। ये इसका आंसर क्या, एक कल्पना है ये केवल। जब गंगा के बीच धार में नीलकंठ को प्रवाहित किया गया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर, उसके पंख कैसे थे, नीले हरे सतरंगी, कैसे इंद्रधनुषी प्रकार के इंद्रधनुषी रंगों के थे उसके पंख। तो उसकी चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर, यानी कि उसकी छाया जब उस पर पड़ी तो गंगा का जो चौड़ा पाट था वो एक बड़े मयूर के समान दिखाई देने लगा। मतलब पूरे गंगा के पाट पे मयूर के समान दिखाई देने लगा। वह सारी जो उसके रंग थे वो बिखर गए और जैसे गंगा की लहरें वो होती हैं ऊपर नीचे उठती हैं, उसी तरीके से वो तरंगें, वो कलर्स गंगा की लहरों में दिखाई देने लगे उन्हें। गंगा और यमुना के श्वेत श्याम जल का मिलन प्रातःकाल के सूर्य की किरणों से जब सतरंगी दिखाई देता है, गंगा और यमुना का जो सफ़ेद और काला सा जल जो होता है, जब उनका जल का मिलन होता है तो सुबह के समय में जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं तो क्या होता है, जब सतरंगी दिखाई देता है तो दूर दूर तक किसी मयूर के नृत्य का दृश्य प्रस्तुत करता है। यानी कि गंगा और यमुना का जल मिलकर जिस प्रकार से सूर्य की किरणें पड़ने पर सतरंगी हो जाता है, उसी प्रकार से जब मयूर को प्रवाहित किया गया तो उस मयूर के पंखों के जो इंद्रधनुषी रंग थे उससे भी गंगा का सभी पूरा चौड़ा पाट कैसा हो गया, मयूर के समान वो तरंगित हो उठा, जो अत्यंत लुभावना और मनमोहक भी होता है। मयूर के नृत्य के जैसा दृश्य प्रस्तुत करता है। गंगा की लहरों के हिलने डुलने में मोर के पंखों की थिरकन का आभास होता होगा। जब गंगा की लहरें भी हिलती डुलती हैं तो क्या होता है, जैसे मोर के पंख नृत्य करते समय थिरकते हैं, इसी तरीके से गंगा की लहरों में भी मोर के पंखों का क्या होता है, आभास होता है। यह महादेवी वर्मा जी का खुद की कल्पना है, ये उनको ये ऐसा आभास हुआ। ठीक, नेक्स्ट है कि नीलकंठ की नृत्य भंगिमा का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। नीलकंठ जब नृत्य करता था तो उसकी जो मुद्रा होती थी उसका शब्द चित्र प्रस्तुत करना है आपको, कि किस प्रकार की उसकी मुद्रा छवि होती थी। मोर के घिरते ही मेघों के घिरते ही नीलकंठ के पांव थिरकने लगते हैं। जैसे ही मेघ बादल आसमान में घिर जाते हैं तो नीलकंठ के पांव स्वयं ही थिरकने लगते हैं। जैसे जैसे वर्षा तीव्र से तीव्रतर होती जाती है, यानी कि जैसे ही बारिश और तेज होती जाती है, उसके पाँव में शक्ति आ जाती है। बारिश से उसके पाँव में शक्ति आ जाती और नृत्य और तेजी से होने लगता, जो अत्यंत मनोहारी होता।
नीलकंठ के पंख फैलाते ही इंद्रधनुष का दृश्य साकार हो उठता। नीलकंठ जैसे ही पंख फैलाता तो कैसा दृश्य साकार हो जाता? इंद्रधनुष के जैसा। जैसे कि आसमान में इंद्रधनुष निकलता है तो सतरंगी रंग दिखाई देते हैं, इसी प्रकार से जब वो अपना पंख फैलाता था तो इंद्रधनुषी रंग दिखाई देते थे, इंद्रधनुषी दृश्य साकार हो उठता था। आपने अगर मोर को नाचते हुए देखा हो तो आप देखेंगे मोर जब नृत्य करता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, आंखें उस पर जैसे ठहर सी जाती हैं। और यह कब? जब भी बादल गरजते हैं, बारिश का मौसम होता है, उस समय में मोर बहुत ही उमंग के साथ नृत्य करता है। ये वाला आंसर आपको कॉपी पर लिखना है और जो फर्स्ट क्वेश्चन था अनुमान और कल्पना का, उसका आंसर सिर्फ समझ लीजिए, उसको कॉपी पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भाषा की बात। भाषा की बात में क्या है? रूप शब्द से कुरूप, स्वरूप, बहुरूप आदि शब्द बनते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों से अन्य शब्द बनाओ। जैसे कि रूप से और शब्द बन गए कुरूप, स्वरूप, बहुरूप। इसी प्रकार से नीचे जो शब्द दिए गए उनसे आपको अन्य शब्द बनाने, जैसे गंध, रंग, फल, ज्ञान, इनसे। अब गंध से और क्या क्या शब्द बन सकते हैं? सुगंध, दुर्गंध, गंधहीन, इस तरीके के शब्द बन सकते हैं ना, तो ऐसे ही आपको लिखने हैं। आगे जैसे रंग, रंग से रंगना, नौरंग, रंगीला, बदरंग, ऐसा होते हैं। तो ये इसके आगे फल, फल से सफल, विफल, सफलता, विफलता, फलदार, फलित, सुफल, इस तरीके के क्या हुए? ये सब फल से बनने वाले शब्द हुए। इसके आगे है ज्ञान। ज्ञान से हम क्या क्या शब्द बना सकते हैं? अज्ञान, ज्ञान, ज्ञानवान, अज्ञानी, ज्ञान, ज्ञानी, अज्ञानी, विज्ञान, विज्ञान भी हो सकता है ना। तो इसी तरीके से आपको ये सारे कम से कम 5-5 शब्द लिखने हैं। ओके, 3-3 इसमें दिए हुए हैं, 2-2 और अपने मन से लिखिए और 5-5 शब्द प्रत्येक के लिखिए। नेक्स्ट सेकंड है कि विस्मयाभिभूत। शब्द विस्मय और अभिभूत 2 शब्दों के योग से बना है। जो विस्मयाभिभूत शब्द है किन 2 शब्दों से बना है? विस्मय और अभिभूत। इसमें विस्मय के य के साथ अभिभूत के आ के मिलने से क्या हो गया? या हो गया। विस्मय का य मिला के और अभिभूत का अ, ये मिला के क्या हो गया? आ बन गया और क्या हो गया? विस्मयाभिभूत। विस्मय यानी आश्चर्य, अभिभूत इससे भरा हुआ। अ आदि वर्ण है, ये सभी वर्ण ध्वनियों में व्याप्त हैं। अ तो सभी प्रकार के वर्ण में, सभी वर्ण में अ क्या होता है? व्याप्त है, यानी कि मिला हुआ है। व्यंजन वर्गों में इसके योग को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जब व्यंजन हम देखते हैं, जैसे कि का है, का में अ क्या होता है? मिला हुआ होता है और हम इसको क्या बोलते हैं? का की साउंड कैसी होती है? का, तो उसके बाद में क्या आ रहा है? आ रहा है ये साउंड। और तो सभी व्यंजनों के साथ का, सभी व्यंजनों के साथ अ स्वर मिला हुआ होता है। आ की मात्रा के चिन्ह से आप परिचित हैं। आ की मात्रा जो होती है उससे भी आप परिचित हैं। आ की भांति किसी शब्द में आ के भी जुड़ने से आकार की मात्रा ही लगती है, जैसे मंडलाकार। ऐसे ही आपने संधि विच्छेद अपने उसमें पढ़े होंगे पिछले क्लास में भी। तो जैसे मंडल, मंडल में ला के बाद क्या आ रहा है? आ, और आकार, आकार में आ, तो अ और आ को मिला के क्या हो गया? आ, और इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? मंडलाकार। ये भी 2 शब्दों के योग से बना है, मंडल और आकार। मंडलाकार, जैसे विस्मय और अभिभूत को मिलाकर बन गया विस्मयाभिभूत। मंडल और आकार की संधि करने पर, जोड़ने पर यानी मंडलाकार शब्द बनता है। और मंडलाकार शब्द को अगर हम विग्रह करें यानी कि तोड़ें तो क्या बन जाएगा? मंडल और आकार दोनों अलग अलग होते हैं। तो नीचे दिए गए शब्दों के संधि विग्रह कीजिए। कुछ अलग से मैं आपको वर्ड्स दे रही हूँ, उन वर्ड्स के आपको संधि विच्छेद करने हैं। ओके, जैसे ये शब्द हैं विद्यार्थी। विद्यार्थी
विद्यार्थी का आप अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? विद्यार्थी को जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? विद्या प्लस अर्थी। विद्या प्लस अर्थी यानी विद्यार्थी। ऐसे ही पुस्तकालय, जब पुस्तकालय को हमें तोड़ना है तो कैसे होगा संधि विच्छेद इसका? पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक प्लस आलय। पीतांबर, पीतांबर यानी पीत प्लस अंबर। इसमें कौन कौन से दो शब्द जुड़े हैं? पीत प्लस अंबर, या पी यानी जिसका अंबर पीला हो। विद्यालय, विद्यालय यानी विद्या प्लस आलय। आलय कहते हैं घर को और विद्या विद्या, तो विद्या का घर विद्यालय। भावानुसार यानी कि भाव प्लस अनुसार, भाव के अनुसार। भाव के अनुसार तो भावानुसार, तो इसमें क्या लिखना है आपको? भाव प्लस अनुसार, संधि विच्छेद होगा इसका यह। नीलाभ, नीलाभ यानी नीला प्लस आब। नीला प्लस आब, नील प्लस आब, इसमें आप करेंगे नील प्लस आब यानी नीलाभ। इसके बाद है नवागंतुक। नवागंतुक मतलब नव प्लस आगंतुक। नव माने नया और आगंतुक मतलब आने वाला, नया आने वाला। सिंहासन, सिंहासन सिंह प्लस आसन, सिंह प्लस आसन। मेघाच्छन्न, मेघाच्छन्न मतलब मेघ प्लस आच्छन्न, मेघ प्लस आच्छन्न। आच्छन्न यानी घिरा हुआ और मेघ मतलब बादल, तो बादलों से घिरा हुआ यानी मेघाच्छन्न। इसको हम विग्रह करेंगे तो कैसे होगा? मेघ प्लस आच्छन्न। सदाचार, सदाचार यानी सद प्लस आचार। सद आचार, आचार मतलब क्या होता है? व्यवहार, और सद मतलब अच्छा, जिसका अच्छा व्यवहार हो, सदाचार। सद प्लस आचार। पराधीन, पराधीन यानी जो दूसरों के अधीन हो, तो इसको जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? पर प्लस आधीन। पर प्लस आधीन यानी दूसरों पर, यानी दूसरों के अधीन यानी दूसरों के वश में हो, तो पराधीन। ओके, तो अब इसमें से आपको ये वाली एक्सरसाइज भी कॉपी पर करनी है। सारे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं कॉपी पर। निबंध से आगे में से सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन करना है और अनुमान और कल्पना का सेकंड क्वेश्चन। भाषा की बात के दोनों क्वेश्चंस कॉपी पर करने हैं। ओके।